हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। बहुत से लोग अपने पैसे को घर में सहेज के रखते हैं और भी बहुत से लोग अपने पैसे को बैंक में संभाल करके रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते तक नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो FD और RD जैसे चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पर इन इन्वेस्टमेंट में हमें उतने रिटर्न्स नहीं मिलते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ के सपने देख सके। तो अगर आप ये बात मुझसे पूछोगे कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच सके, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा स्टॉक मार्केट। वेट पूरी बात तो सुन लीजिए। USA में 55% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, UK में 33%, चाइना में 13%, इंडिया में मात्र 3 से 4%। व्हाट, इतना कम? आखिर क्यों? क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग बिजनेस में पैसा नहीं लगाते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है कि बिजनेस में पैसा लगाना, और इंडिया में इन्वेस्टर्स की संख्या इतनी कम इसलिए है क्योंकि लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट की ABCD भी पता नहीं होती है। पर दोस्तों, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पूरी नॉलेज दूंगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं स्टॉक मार्केट की पूरी फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पर दोस्तों, मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद IQ स्मार्ट के फाइनेंशियल IQ प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को एक एक करके देखना शुरू कर दे, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ हो सके। तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं। हम स्टॉक मार्केट को समझे इससे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती क्यों है और कंपनीज की स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद क्या होता है। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है, कोई भी कंपनी जीरो से बड़े लेवल तक कैसे पहुंचती है, कंपनियां अपने बिजनेस में पैसे कहां से लाती है। आइए हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। वीडियो बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है कि मैं ज़रूरी टॉपिक्स को आपको डिटेल में समझा सकूं। हाँ, तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए राजू और दीपक नाम के दो दोस्त हैं, तो इन दोनों को लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कलम यानी कि पेन्स के बारे में इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। इन्हें ये अच्छे से पता है कि अच्छी हैंड राइटिंग के लिए कौन सा पेन सूटेबल है, फास्ट हैंड राइटिंग के लिए कौन सा पेन सूटेबल है, एग्ज़ाम्स के लिए कौन सा पेन सूटेबल है और कौन सा जेल पेन सबसे अच्छा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पेन्स के बारे में अच्छी नॉलेज होने के कारण इनके पास एक बिजनेस आइडिया है कि क्यों ना एक कंपनी शुरू किया जाए जहां हमारी अपनी स्टोर्स होगी और हम अच्छी क्वालिटी की पेन्स सेल किया करेंगे। हम लोगों के सामने वैरायटी ऑफ डिफरेंट तरह के अच्छी क्वालिटी की पेन्स चूज़ करने का अपॉर्चुनिटी रखेंगे, और इन दोनों को खुद पर पूरा भरोसा है कि इनका बिजनेस ज़रूर चलेगा। तो ये लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो इनके पास जितने पैसे थे उन पैसों से ये अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जहां पर इनकी कंपनी में राजू और दीपक की ओनरशिप 50% है। तो अब आइए हम सबसे ज़रूरी मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। आइए तो दोस्तों, आइए अब हम उन ज़रूरी टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं जिन्हें समझना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब को समझने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि आखिर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजू और दीपक ने अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी है। राजू और दीपक अपनी कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। प्रोमोटर का मतलब होता है जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की है, जिनका बिजनेस आइडिया था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्क ले करके अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करके जिस कंपनी की शुरुआत की है, उन्हें हम कहेंगे प्रोमोटर्स। तो यहाँ पे राजू और दीपक दोनों ही प्रोमोटर्स हैं और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है रपक पेन्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि राजू का RA और दीपक का PAK मैंने यहाँ जोड़ के इनकी कंपनी का नाम बना दिया, मतलब कि इन दोनों ने अपनी कंपनी का नाम ऐसे ही रखा है। ठीक है, तो आइए, ये लोग बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज पे हैं। इन्होंने अपनी एक स्टोर खोल ली है। अब यहाँ पे राजू और दीपक के पास जो इस कंपनी की ओनरशिप है, दोनों बराबर है, इक्वल है। दोनों के पास इस कंपनी की 50-50% की ओनरशिप है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है
और आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आने वाला है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आज आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल सिंपल लगेगा और आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आने वाला है। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं यहाँ जितना हो सके उतने पार्ट को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको स्टॉक मार्केट की जो बेसिक्स होती है वो तो आपकी क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, आप चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, राजू और दीपक के पास अपनी कंपनी की 50-50% ओनरशिप है। तो इनकी जो ओनरशिप है वो 50-50% है। ओके, राजू की भी 50% है और दीपक की भी 50% है। अब इन्हें नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले हैं? इन्होंने अपने कंपनी के लगभग 2000 शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी कंपनी के लगभग 2000 शेयर्स इशू किए हैं और मैं उन 2000 शेयर्स को ना ये ऑथोराइज्ड शेयर्स के पास लिख रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में सब कुछ पता चलने वाला है। तो मैं उन 2000 शेयर्स को यहाँ लिख रहा हूँ। और दोस्तों ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने शेयर्स इन्होंने इशू किया है ना, इनसे ज़्यादा शेयर्स इशू होता है। मैं तो बहुत ही कम शेयर्स लिख रहा हूँ और मैं इतना कम शेयर्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सके, आपको कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा आसानी हो, इसलिए मैंने इतने कम शेयर्स लिखे हैं। रियल में इससे बहुत ज़्यादा शेयर्स, लाखों में करोड़ों में शेयर्स इशू किए जाते हैं। मैंने बस आपको समझाने के लिए और आप भी अपने माइंड में अच्छे से कैलकुलेशन इजीली कर ले, इसलिए मैंने कम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके ज़्यादा आप चिंता मत कीजिएगा। तो इन्होंने 2000 शेयर्स इशू किए हैं। अब उन 2000 शेयर्स में ना राजू को मिलते हैं 500 शेयर्स। एक मिनट, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। राजू को मिलते हैं 500 शेयर्स और दीपक को भी मिलते हैं 500 शेयर्स। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, यहाँ पे 2000 शेयर्स इशू हुआ है और आप यहाँ 500 शेयर्स बांट रहे हो, ये थोड़ी ना होता है। सब कुछ समझ में आएगा, चिंता बिल्कुल मत करो। बस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए पूरे ध्यान से देखो, हेडफोन लगा लो और कमरे से सबको निकाल दो। नहीं मत निकालना, अगर जॉइंट में रहते हो तो हेडफोन लगा के देखोगे और शांति से देखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आराम से देखो, जल्दबाजी मत करो और हर चीज़ को अच्छे से समझो। ठीक है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1000। टोटल परसेंटेज हो गई 100%। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू मान लीजिए इन्होंने रखा है 10 रुपये और पेड अप कैपिटल हो जाएगा 5000। यहां भी हो जाएगा 5000। अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए फेस वैल्यू का मतलब है जब भी कोई कंपनी लीगली स्टार्ट होती है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है और कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, जिस प्राइस पर वो इनिशियली अपने शेयर्स को इशू करती है, उसे उस कंपनी का फेस वैल्यू कहते हैं। ये फेस वैल्यू डिविडेंड देने समय काम में आता है और इससे काफ़ी सारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है और ना ही फेस वैल्यू चेंज होता है। फेस वैल्यू केवल स्टॉक स्प्लिट के समय ही चेंज होता है। हो सकता है कि मैंने अभी जो भी आपको कहा आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मैं आगे आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, मतलब कि जो आम पब्लिक जैसे कि मैं, आप, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं, तो ऐसे लोग जो भी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, हम लोग उस शेयर्स को मार्केट वैल्यू पे खरीद पाएंगे। और मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर्स की कितनी होगी, किसी भी कंपनी की, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, लेकिन फेस वैल्यू किसी भी कंपनी की डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर नहीं करता है। ये चेंज तभी होता है जब कंपनी अपने स्टॉक को, अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है। मैं शेयर्स स्प्लिट कैसे होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना।
लेकिन आप बस सिंपल लैंग्वेज में समझो, सिंपल लैंग्वेज में, कि जब कंपनी स्टार्ट होती है और वो लीगली जब अपने शेयर्स को इशू करती है, यानी कि कंपनी इनिशियल टाइम पे जब अपने शेयर्स इशू करती है और जो वो शेयर्स की प्राइस रखती है, पर शेयर की जो प्राइस रखती है, उन्हें फेस वैल्यू कहते हैं। और मैंने यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपया लिया है। यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि 10 रुपया रखो। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज 10 रुपया इसलिए रखते हैं ताकि इससे काफ़ी सारी अकाउंटिंग की कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आया। तो अगर आप इस फेस वैल्यू यानी कि पर शेयर प्राइस को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो राजू ने 5,000 रुपया लगाया है कंपनी में और दीपक ने भी 500 इंटू 10 5,000 रुपये लगाए हैं कंपनी में। किसी भी कंपनी की शुरुआत करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मैंने तो बस एग्जाम्पल के लिए छोटा नंबर लिया है ताकि आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन कर पाए और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? तो टोटल पेड अप कैपिटल हो गई 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये टोटल पेड अप कैपिटल हो गई, यानी कि इन दोनों ने इनिशियली 10,000 रुपये लगाया कंपनी को चलाने के लिए। यानी कि जब ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्होंने इनिशियली 10,000 रुपये से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है। हाँ, तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल पेड अप कैपिटल हो जाएगी 10,000 रुपये। पेड अप कैपिटल का मतलब है कि कितनी कैपिटल पेड कर दी गई है उस कंपनी को शुरू करने के लिए या चलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहां ऑथोराइज कैपिटल है 20,000 रुपये। समझा रहा हूं, वेट। ये जो आप ऑथोराइज कैपिटल और ऑथोराइज शेयर्स यहां जो आप देख रहे हो ना, ये फ्यूचर में इसका बहुत काम आता है। यानी कि अगर कंपनी फ्यूचर में अपने, मेरा मतलब अगर कोई भी कंपनी फ्यूचर में फंड रेज करना चाहती है तो वो यहाँ से कर सकती है। कंपनी ने ऑथोराइज शेयर्स 2,000 रखे हैं, इसका मतलब कि कंपनी मैक्सिमम अप टू 2,000 शेयर्स इशू कर सकती है फंड रेज करने के लिए। और अगर आप 2,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा 20,000। यानी कि जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 20,000 है, यानी कि 20,000 तक की ऑथोराइज कैपिटल इशू किए जा सकते हैं, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी इशू हो चुका है, जिन्हें हम कह रहे हैं पेड अप कैपिटल। यानी कि अभी भी 10,000 बाकी है, अभी भी कंपनी 10,000 कैपिटल इशू कर सकती है। ठीक है, और अभी भी 1,000 शेयर्स बचे हुए हैं। अभी भी कितने शेयर्स बचे हुए हैं? 1,000 शेयर्स बचे हुए हैं। और आप देख सकते हो कि 1,000 शेयर्स इशू किए जा चुके हैं। जिनके पास आ गया है, किनके पास आ गया है? राजू और दीपक के पास ये शेयर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इस बात का ध्यान रहे कि अगर मैंने कह दिया है कि ऑथोराइज कैपिटल है 20,000 रुपये, तो क्या, तो 10,000 रुपया तो अभी पेडअप हो चुका है, इतनी तो पेडअप कैपिटल हो चुकी है, तो अभी भी 10,000 रुपये बच रहे हैं। तो क्या कंपनी केवल 10,000 रुपये ही रेज करेगी? इसका मतलब ये नहीं है। कंपनी जो फंड रेज करेगी वो मार्केट वैल्यू पर करेगी, और मार्केट वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर इनकी कंपनी ग्रो होती है तो इनकी कंपनी की शेयर की डिमांड बढ़ेगी, तो उस कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, तो उस वैल्यू पर कंपनी फंड रेज करेगी। और यहाँ पे आपको इतना कम नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम इस चीज़ को, हम ऑथोराइज शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने ऑथोराइज शेयर्स 2,000 रखे हैं, और जब आप इस 2,000 को पर शेयर कॉस्ट यानी कि जिन्हें हम फेस वैल्यू कह रहे हैं वो रखा गया है 10 रुपया, तो अगर आप इसको इस 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 20,000 रुपये मिल जाते हैं। आइए इस सब को एक बार अच्छे से डेफिनेशन के साथ भी समझ लेते हैं। आइए, पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी कंपनी को उसके शेयर्स के बदले उसके शेयर होल्डर से मिलती है। पेड अप शेयर्स, जब कंपनी के शेयर्स उसके शेयर होल्डर्स को इशूड कर दिए जाते हैं और कंपनी को शेयर होल्डर से पैसे मिल जाते हैं तो इसे
पेड अप शेयर्स कहते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर्स किसी कंपनी की वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होती है जो कि लीगली कंपनी के द्वारा इशू करने के लिए परमिटेड है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी में निवेश करने के लिए अलाउड है एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। तो आपने डेफिनेशन के साथ अच्छे से सारे टॉपिक को समझ लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अभी तो ये स्टेज 1 था, अब स्टेज 2 में राजू और दीपक ने क्या किया है, अपनी कंपनी को कहां तक पहुंचाया है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्टेज 2 में पहुंच चुके हैं। तो राजू और दीपक ने जो अपना पहला स्टोर खोला था, उनका पहला ही स्टोर सुपर हिट ब्लॉकबस्टर रहा। उनका पहला स्टोर इतनी अच्छे से चला कि राजू और दीपक को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि वे अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यानी कि वो और भी स्टोर्स खोलना चाहते हैं। लेकिन और भी स्टोर खोलने के लिए उन्हें फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? अब ये कहाँ से जाएंगे पैसा मांगने के लिए? क्या ये अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे मांगने के लिए? अगला दुकान खोलने के लिए ये क्या रिश्तेदार से पैसा मांगेंगे? मुझे ये ठीक नहीं लगता। तब ये क्या करेंगे? ये कहाँ जाएंगे पैसे मांगने के लिए? ये 2 तरीकों से फंड रेज कर सकते हैं। पहला तो सिंपल तरीका है कि जो मैंने अभी आपको कहा, किसी से पैसे उधार ले लो या जाके बैंक से ही लोन ले लो। लेकिन अगर ये बैंक से लोन लेकर के पैसे रेज करते हैं, फंड रेज करते हैं, तो इन्हें उस फंड को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाना पड़ेगा। तो इन्हें ये चीज़ करना सही नहीं लग रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये जाते हैं किसके पास? ये जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास। मैं लिख रहा हूँ एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये फंड रेज करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, यानी कि ये वहाँ पे इक्विटी फंड से फंड रेज करेंगे। इक्विटी फंड से फंड रेज करने का मतलब ये होता है कि ये जो पैसा उठाएंगे उसके बदले ये एंजल इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी का कुछ शेयर्स देंगे, यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स को इनकी कंपनी में कुछ ओनरशिप मिलने वाली है। उस पैसे के बदले जो एंजल इन्वेस्टर्स राजू और दीपक को देने वाले हैं फंड्स के लिए, ताकि ये अपने लिए और भी स्टोर्स खोल पाए और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, शेयर्स का मतलब आप समझ लीजिए, शेयर्स का मतलब होता है कि आपको उस कंपनी में पार्ट ओनरशिप मिल जाती है। अगर मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है, तो वो एक शेयर पूरी कंपनी का हो सकता है कि 0.0000001% हो, लेकिन उतनी ओनरशिप आपकी उस कंपनी में हो जाती है। तो ये जो राजू और दीपक की जो रपक पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जो कंपनी है ये प्राइवेट इन्वेस्टर यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेच करके फंड रेज करेगी, यानी कि इक्विटी फंड पे ये कंपनी फंड रेज करने जा रही है। तो इन्हें अपने लिए और भी स्टोर्स खोलने के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत है। तो ये कंपनी एंजल इन्वेस्टर्स को 20,000 रुपये के बदले अपनी कंपनी के 200 शेयर्स अलॉट करेगी पर फेस वैल्यू 10 रुपये पर। तो आइए मैं हर चीज़ आपको लिख के समझाता हूँ, ठीक है। तो राजू के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 500। दीपक के पास कितने थे? 500। अब यहाँ पे एक नया एंटिटी आ गया, वो है एंजल। तो एंजल को मिल रहे हैं कितने शेयर्स? एंजल को मिल रहे हैं 200 शेयर्स। अब जो पर वैल्यू शेयर की लग रही है वो है 100 रुपये, यानी कि एक शेयर की जो कॉस्ट है, एक शेयर की प्राइस है 100 रुपये। 100 रुपये यार, इनके पहले स्टोर ने तो धमाका कर दिया है, तो इनका बिजनेस ग्रो हुआ है, इसीलिए इनकी शेयर की प्राइस भी ग्रो हुई है, 100 रुपये हो गई है, जबकि 10 रुपये के फेस वैल्यू पे इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। हाँ, तो पर शेयर वैल्यू है 100 रुपये। तो अब जो मार्केट वैल्यू लगेगी इनके शेयर्स की वो आप देख लीजिए। राजू की लगेगी 500 × 100, यानी कि लगभग कितने हो रहे हैं?
50,000, दीपक की भी हो रहे हैं 50,000, एंजल की तो 200 गुना 100 यानी कि 20,000। तो यहाँ इस कंपनी ने एंजल से 20,000 रुपये फंड रेज कर लिए हैं अपने 200 शेयर्स इन्हें दे के इक्विटी फंड पे, ठीक है। और फेस वैल्यू तो सेम ही रहता है, अभी तो सेम ही रहेगा, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। तो एंजल इन्वेस्टर्स को 10 रुपये की फेस वैल्यू पे 100 शेयर्स यानी 200 शेयर्स मिल चुके हैं इस कंपनी के, जिस शेयर की मार्केट वैल्यू है पर शेयर 100 रुपये, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? पेड अप कैपिटल देखिए कैसे कैलकुलेट हो रहा है। पेड अप कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आप फेस वैल्यू को जस्ट नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा? ये 5,000 होगा ना, 5,000, ये भी होगा 5,000, और ये कितना होगा? 2,000, ठीक है। तो टोटल, अच्छा परसेंटेज में लिख दे रहा हूं। हाँ, तो अब राजू और दीपक की शेयर्स की परसेंटेज हो गई कंपनी में 41.66%, दीपक की भी 41.66% और एंजल की 16.66%। यहाँ पे दीपक और राजू की जो कंपनी में जो ओनरशिप शेयर परसेंटेज है वो कम इसलिए हुई क्योंकि शेयर का डाइल्यूशन हो रहा है, 200 एक्स्ट्रा शेयर्स आ चुके हैं इसलिए। तो टोटल हो गई ये 100% लगभग, ये हो गया 1200, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स अब हो चुके हैं 1200। ये मार्केट वैल्यू कितना होगा? 50,000 1,20,000। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,20,000 शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1,20,000। तो ये जो आप 1,20,000 देख रहे हो मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कंपनी, इसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। यानी कि इस कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू लग रही है वो लग रही है 1,20,000 रुपए। अब जो पेड अप कैपिटल हुआ टोटल कितना हो गया? ये भी हो गया लगभग 12,000 हुआ, सॉरी 12,000। हाँ, तो पेड अप कैपिटल कितना हो गया है? पेड अप कैपिटल हो गया है 12,000 रुपए। और जो ऑथोराइज कैपिटल कितना था वो याद है? ऑथोराइज कैपिटल था 20,000 रुपए। ऑथोराइज शेयर थे इस कंपनी के 2,000, और अभी तक कितने शेयर्स पेड अप हो चुके हैं? अभी तक लगभग 1200 शेयर्स, लगभग या 1200 शेयर्स ही पेड अप हो चुके हैं, या सॉरी 1200, यानी कि कंपनी अभी भी 800 शेयर्स इशू कर सकती है। अभी भी कंपनी के पास 800 शेयर्स है इशू करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में भी फंड रेज करेगी। तो आप देख लीजिए कि ये ऑथोराइज शेयर्स और ये ऑथोराइज कैपिटल फ्यूचर में फंड रेज करने के लिए काम आ रही है। अभी भी बचे हुए हैं 800 शेयर्स ये इशू कर सकती है 2,000 में से, और ऑथराइज कैपिटल कितने बच रहे हैं, यानी कि कितने कैपिटल अभी इशू नहीं हुए हैं? अभी भी लगभग आप देखोगे तो 8,000 की कैपिटल अभी इशू नहीं हुई है। और ये 8,000 जो मैं आपको जोड़ रहा हूँ ना, ये मैं फेस वैल्यू के बेसिस पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और जब कंपनी फंड रेज करेगी तो वो मार्केट वैल्यू पे फंड उठाएगी लोगों से, ठीक है। तो अभी तो कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास ही जा रही है फंड रेज करने के लिए। अब देखते हैं कि इस 20,000 रुपये को लेके, इस 20,000 रुपये को लेके इन दोनों ने क्या किया, इनकी कंपनी की ग्रोथ कहाँ तक हुई, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं स्टेज 3 में, जहां पे इनकी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब इनके पास लगभग 10 स्टोर्स हो चुके हैं। मार्केट में इनकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। इनका रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अब इन्हें अपनी कंपनी को और एक्सपेंड करना है, यानी कि इन्हें और भी स्टोर्स खोलने हैं अपने सिटी में। लेकिन इन्हें अपने सिटी में और भी स्टोर्स खोलने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये पैसे ये लोग फिर से इक्विटी फंड से रेज करने की सोच रहे हैं। तो अब ये किसके पास जाएंगे पैसे रेज करने के लिए? किन प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाएंगे ये पैसे रेज करने के लिए?
अभी जाएंगे पैसे रेज करने के लिए वीसी यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाकर 1 लाख रुपए लेंगे और वेंचर कैपिटलिस्ट को अपने कंपनीज के शेयर्स देंगे और जो पैसा इन्हें मिलेगा उससे ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। तो आइए हम अच्छे से सब चीज को समझ लेते हैं। तो अभी जाएंगे वीसी के पास। वीसी के पास ये जनरेट करेंगे 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो राजू के पास अभी भी 500 शेयर हैं। सॉरी, यहां तो परसेंटेज लिखूंगा ना। 500 शेयर्स। दीपक के पास भी 500 शेयर है। एंजल के पास 200 है। अब वीसी को भी मिलेंगे 200 शेयर्स। वीसी को भी मिलेंगे 200 शेयर्स। अरे ये क्या, एंजल को तो 200 शेयर्स मात्र 20,000 रुपए में मिल गए। अब वीसी को यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट को वही 200 शेयर्स 1 लाख रुपए में मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? अरे भाई, इनके 10 स्टोर्स हो चुके हैं, इनका बिजनेस ग्रो हुआ है, तो इनकी शेयर की प्राइस भी तो ग्रो होगी। इनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू भी तो बढ़ेगी। तो इनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, इसीलिए अब वेंचर कैपिटलिस्ट को ना वही 200 शेयर्स के बदले 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, जिन शेयर्स को खरीदने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स ने 20,000 रुपए पे किया था। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि इनके शेयर्स की परसेंटेज कितनी हो गई। आइए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजू की जो शेयर की परसेंटेज है कंपनी में वो है 35.71, दीपक की है 35.71, एंजल की है 14.28 और वीसी की है 14.28। यहाँ पे आप देखोगे कि एंजल की, दीपक की और राजू की शेयर में परसेंटेज कम हुई है, और ये कम इसलिए हुई है क्योंकि वापस से शेयर का डाइल्यूशन हुआ है। 200 और एडिशनल शेयर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं इसलिए। तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? टोटल शेयर हो जाएंगे आपका 1000, तो यानी कि 1400। तो 1400 टोटल शेयर्स हो चुके हैं। अब यहाँ जो पर शेयर वैल्यू हो गई है शेयर की, स्टेज 2 में पर शेयर वैल्यू थी 100 रुपीज, लेकिन अब हो चुकी है 500 रुपीज। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा रुकिए, आगे दिखाऊंगा। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इनकी? इनकी मार्केट वैल्यू हो गई 25,000 यानी कि 2,50,000। इसकी भी 2,50,000। इसकी कितनी होगी? 1 लाख। इनकी भी 1 लाख। फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 10 रुपये 10 रुपये। और पेडअप कैपिटल कितना हो गया? पेडअप कैपिटल आपका देखिए कितना हो गया। आइए देखिए, तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि अभी कंपनी की मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7 लाख रुपीज, यानी कि पूरी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7 लाख रुपीज, क्योंकि कंपनी के जो मार्केट वैल्यू है शेयर की उसकी प्राइस बढ़ गई है, 100 से 500 हुई है, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है इसलिए। अब आप देख सकते हैं कि राजू और दीपक ने 5-5 हज़ार से कंपनी की शुरुआत की थी और उन्हें 500 शेयर्स कंपनी के मिल गए थे। तो इसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी हुई है, डायरेक्ट 5,000 से 2.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिस्क भी सबसे ज़्यादा लिया था और ये प्रोमोटर भी है, और एंजल इन्वेस्टर्स ने भी रिस्क ज़्यादा लिया था, इसीलिए उनका भी 20,000 रुपये हो चुका है 1 लाख रुपए। अब वीसी ने अभी एंट्री की है, इन्हें भी फ्यूचर में फ़ायदा होगा अगर कंपनी ग्रो करेगी तब। तो 1 लाख रुपए पे 200 शेयर्स मिल चुके हैं वीसी को, और इनके कंपनी को मिल चुके हैं 1 लाख रुपए अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि पेडअप कैपिटल टोटल कितना हो गया। तो टोटल पेडअप कैपिटल हो गया अभी 14,000, और ऑथोराइज कितनी रखी थी हमने? ऑथोराइज हमने रखी थी 20,000। पेडअप शेयर्स कितने हो गए? कितने शेयर्स पेडअप हो चुके हैं? तो 1400 शेयर्स पेडअप हो चुके हैं, और हमने ऑथोराइज शेयर कितना रखा था? सही कहा, 2000।
अभी भी 600 शेयर्स इशू किए जा सकते हैं फ्यूचर में फंड रेज करने के लिए। दोस्तों अब यहाँ कंपनी क्या सोचती है कि 500 रुपये पर शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट शायद ना करे इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी कंपनी के स्टॉक को स्प्लिट कर देंगे, यानी कि एक स्टॉक को 10 भाग में बांट देंगे। अगर ये एक स्टॉक को 10 भाग में बांट देते हैं तो इनकी जो शेयर की पर वैल्यू है, यानी कि पर शेयर वैल्यू है, वो 50-50-50 हो जाएगी और यहाँ पे फेस वैल्यू 1111 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के समय ही फेस वैल्यू चेंज हो रही है। तो आइए मैं आपको लिख के भी बताता हूँ। आइए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक की स्प्लिट हो चुकी है। आप देखिए यहाँ स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। तो राजू के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, पहले थे 500 अब हो गए हैं 5000, क्योंकि एक शेयर 10 भाग में बढ़ गया इसीलिए। तो दीपक के भी हो गए 5000 शेयर, एंजल इन्वेस्टर्स के भी हो गए 2000 और वीसी के भी हो गए हैं 2000। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए 14000। अब यहाँ पे पर शेयर वैल्यू 50-50-50-50 हो गए हैं, क्योंकि अगर एक शेयर 10 भाग में बटा है तो 500 से 10 से डायरेक्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू तो सेम ही रहेगा। आप देख लो, आप ये 50 को इससे इंटू करोगे तो आपका वैल्यू इतना ही आएगा। फेस वैल्यू एक हो गया है, तो फेस वैल्यू आप देख सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट के समय ही चेंज होता है। पेड कैपिटल तो सेम ही रहेगा। आप देख लो, आप ये 5000 को इससे इंटू करो 5000 आएगा, इसको इससे इंटू करो इतना आएगा, इसको इससे इंटू करो इतना आएगा और इसको इससे इंटू करो इतना आएगा। पेड अप कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल सेम ही है 14000 रुपया, ऑथराइज्ड कैपिटल भी है 20000 रुपया। ठीक है, और पेड अप शेयर्स हो गए 14000 और ऑथराइज्ड शेयर्स हो गए 20000। पहले थे ये 2000 और ये था 1400, लेकिन यहाँ पे एक जीरो और ऐड हुआ है, यानी कि अगर एक शेयर्स 10 भाग में टूट गया है तो नंबर ऑफ शेयर्स तो कंपनी के बढ़ गए हैं, इसीलिए ऑथोराइज्ड शेयर्स और पेड अप शेयर्स भी बढ़ गए हैं। आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि टोटल शेयर को जोड़ देते हैं तो जितने शेयर्स पेड अप हो चुके हैं, जितने शेयर्स इशू किए जा चुके हैं, तो वो 14000 हो चुके हैं। अब ऑथोराइज शेयर बचा हुआ है, मेरा मतलब अब ऑथोराइज शेयर्स है 20000, यानी कि और भी 6000 शेयर्स इशू किए जा सकते हैं फ्यूचर में फंड रेज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड रेज कर रही है। अब इस स्टेज में क्या हुआ है आपको तो सब मालूम चल गया, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों अब ये कंपनी क्या चाहती है, अब ये कंपनी पूरे सिटी में तो फैल चुकी है, अब ये कंपनी चाहती है कि हम अब पूरे देश में फैले, हमारा पूरा देश में बिजनेस ग्रो करे। अब इसके लिए कंपनी क्या करेगी, अब इसके लिए कंपनी पब्लिक से फंड रेज करेगी। हालांकि ये कंपनी अभी भी और प्राइवेट इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकती है फंड रेज करने के लिए, जैसे कि आप मान सकते हो, मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, फ्लिपकार्ट हो गया, बाइजूस हो गया। तो ये सारी कंपनी अभी भी पब्लिक लिमिटेड नहीं हुई है, अभी भी ये प्राइवेट इन्वेस्टर से ही फंड रेज करके अपनी बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। और हो सकता है कि फ्यूचर में ये पब्लिक लिमिटेड हो, तब ये पब्लिक से यानी कि हमसे आपसे आम जनता से फंड रेज कर सकती है। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये डायरेक्ट फंड पब्लिक से ही कलेक्ट करेंगे। तो अब ये पब्लिक के पास जाने की सोच रहे हैं। तो अगर अब ये पब्लिक के पास जाएंगे तो ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं रह जाएगी, अब ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। लेकिन ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कैसे होगी, ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड होगी आईपीओ लॉन्च करके। इन्हें पहले आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ लॉन्च करके कंपनीज आम जनता से भी फंड रेज करती है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इसका मतलब होता है कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम आम पब्लिक से फंड्स रेज करती है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि जब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इसके लिए कंपनी आईपीओ लॉन्च करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि
हम और आप जैसे लोग से, यानी कि आम पब्लिक से पैसा जुटाएगी और बदले में कंपनी उन्हें अपना शेयर्स देगी। एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी वापस से पब्लिक या शेयर होल्डर से फंड्स रेज करती है तो ऐसा वो एफपीओ के थ्रू करती है। अब जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है और जब आप सबको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो इसका मतलब है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तभी ही आम पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी अगर चाहती है कि ये पब्लिक से फंड रेज करे तो इन्हें आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा और आईपीओ लॉन्च करने के बाद इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाएगा। इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी चाहे तो किसी एक एक्सचेंज पर या दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है, लेकिन ये लिस्ट होती है आईपीओ लॉन्च करने के बाद। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं कि मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं। आइए, तो दोस्तों राजू और दीपक की रपक पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अब होने जा रही है पब्लिक लिमिटेड, यानी कि अब ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये पब्लिक से 10 लाख रुपए जुटाएगी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आईपीओ लॉन्च करके। जब कोई भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। ओके दोस्तों, जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो इन्वेस्टर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है जिसमें कि पब्लिक इंक्लूडेड है। ओके, अब आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के बाद कुछ ही दिन में वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो कंपनी के शेयर्स को खरीदना और बेचना और भी ज़्यादा आसान और सिंपल हो जाता है। जब कंपनी पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं थी तो कोई भी आम जनता पब्लिक जैसे कि मैं और आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को ऐसे ही नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तब आसानी से कोई भी एक दूसरे को शेयर खरीद और बेच सकता है। कंपनी जो फर्स्ट टाइम जो आईपीओ लॉन्च करके अपने शेयर्स बेच के फंड रेज करती है तो कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर्स को बेच करके फंड रेज करती है, लेकिन जब एक बार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो इसके बाद आप जो शेयर्स खरीदते हो ना कंपनी की, वो डायरेक्ट आप कंपनी से नहीं खरीदते हो। जो शेयर्स आपको आईपीओ से मिला है ना वो आपको डायरेक्ट कंपनी से मिला है, लेकिन जो शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उस कंपनी के खरीदते हो ना तो वो आप किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे सेलर से खरीदते हो। आइए मैं आपको समझाता हूं। तो इनकी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया और कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। तो यहां पे रपक लिमिटेड कंपनी, रपक पेंट्स लिमिटेड कंपनी, सॉरी एक मिनट, दोस्तों तो यहां पे रपक लिमिटेड कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करके फंड्स रेज कर लिए हैं। इन्होंने अपने फंड्स को रेज कर लिया है और जब इन्होंने अपने फंड्स को रेज कर लिया है तो ये कंपनी अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। और जब कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तब इसकी खरीदारी और बिक्री यानी कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएसई। तो मान लीजिए कि इस कंपनी ने एनएससी और बीएसई दोनों में अपनी लिस्टिंग करवा ली है। तो मैं यहाँ एग्जांपल मान लीजिए एनएससी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एनएससी स्टॉक एक्सचेंज। ओके, यहाँ पे मैंने एनएससी स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल लिया है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए बायर है और यहां पे सेलर है। जब कंपनी एक बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तब बायर और सेलर के थ्रू इस कंपनी का नाम क्या है, रपक पेंट्स लिमिटेड। तो मैं क्या कह रहा था कि जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है तो इस कंपनी के शेयर्स अब बायर और सेलर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं।
तो मान लीजिए कि इस सेलर ने आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के शेयर को खरीदा था। तो आईपीओ में इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 500 रुपये। तो 500 रुपये में सेलर ने इस कंपनी के शेयर को खरीदा था और अभी इस कंपनी की शेयर की प्राइस हो चुकी है मान लीजिए 1000 रुपीज़। तो अब सेलर को लग रहा है कि अब इस कंपनी की शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब ये गिर भी सकता है। अब ये कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो ओवर बॉट हो चुकी है, यानी कि ओवर वैल्यू हो चुकी है। अब ये इसकी कंपनी की शेयर प्राइस अब गिर सकती है। तो सेलर ने अपने शेयर को बेचने की सोची, लेकिन दूसरी तरफ बायर को लग रहा है कि नहीं, इस कंपनी की प्राइस अभी और ऊपर जाएगी। अभी 1000 रुपये है तो ये 2000 तक जा सकती है। तो बायर इस कंपनी की शेयर प्राइस को खरीदना चाहता है। तो ये जाएंगे डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास और स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके क्या होगा कि इन दोनों की डील पक्की हो जाएगी। सेलर अपने जो शेयर बेच रहा है वो बायर के पास आ जाएगा और बायर जो पैसे देगा वो सेलर के पास चले जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं ना, तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर की खरीदारी बिक्री होती थी। और दोस्तों, एक बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे जाके शेयर्स की खरीदारी बिक्री नहीं कर सकते। बीच में एक मीडिएटर होता है और उस मीडिएटर को ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर के थ्रू ही आपकी डील पक्की हो पाती है। अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में सेल ऑर्डर्स लगाने होंगे, या अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में शेयर्स के बाइंग ऑर्डर लगाने होंगे। ऐसा करने पर ही आपको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं या आप कंपनी के शेयर्स बेचते हो, और ये ब्रोकर के थ्रू पाता है। ब्रोकर आपके ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक ले जाता है। दोस्तों, पहले के ज़माने में ना फिजिकल शेयर्स मिलते थे, लेकिन आजकल शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास रहते हैं और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जब आप डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं तब आप जो शेयर्स खरीदते हैं ना, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर रहता है। अब हो सकता है कि आप ये सोचेंगे कि ये डीमैट अकाउंट हम कहाँ खुलवाएं। तो दोस्तों, आजकल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही खुलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से पैसों की ट्रांसफ़र होती है और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर की ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप जिस भी ब्रोकर के पास चाहे, जो आपका फेवरेट ब्रोकर हो, यानी कि जो ब्रोकर आपको पसंद हो, आप उनके पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप ये बोलो, मैंने तो कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो जो मेरा जो फेवरेट ब्रोकर है, जिस ब्रोकर को मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिस ब्रोकर के थ्रू मैं शेयर्स की खरीदारी और बिक्री करता हूँ और उस ब्रोकर के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए। वहाँ पर जो आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट आज ही खुलवा लीजिए। तो लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ही खुलवाइएगा। ओके, अब आइए हम एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अभी भी एक चीज़ बाकी है। दोस्तों, अब एक और सबसे ज़रूरी सवाल, हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस पे कम से कम 5000 कंपनियां लिस्टेड है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये जानने के लिए हमें हर एक कंपनी की अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ेगी। हर एक कंपनी के शेयर प्राइस को देखना पड़ेगा। अब 5000 कंपनी के शेयर प्राइस देखने जाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। इंडेक्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो ये मार्केट की मूवमेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में काम आता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। इसीलिए इस चीज़ को आसान करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये जानने के लिए इंडेक्स बनाए गए हैं। जैसे कि इंडिया में आपको 2 फेमस इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। एक मिलेगा आपको सेंसेक्स और एक आपको मिलेगा निफ्टी। तो सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनीज के हिसाब से हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। यानी कि जितनी भी कंपनी है पूरे इंडिया में, तो जो उनमें से टॉप 30 कंपनी है उसकी एनालिसिस करके सेंसेक्स हमें ये बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वही निफ्टी 50 ये 50 कंपनियों को एनालिसिस करके हमें ये बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब एक और एंटिटी यहाँ पे आती है सेबी।
सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम है कि मार्केट में कोई गलत काम ना हो, इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्टेड रहे और सब लोग, सारे लोग अच्छे से मार्केट में काम करे, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करे। मतलब कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये देखती है कि सब कुछ अच्छे से हो। सेबी स्टॉक मार्केट में अपना निगरानी अच्छे से रखता है कि कोई भी इलीगल काम ना हो, किसी को धोखाधड़ी ना मिले और हर काम अच्छे से, ईमानदारी से, सही तरीके से हो और इन्वेस्टर का पैसा भी प्रोटेक्टेड रहे। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, इतने चीज काफ़ी है स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को समझने के लिए। अब आइए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो चुकी है, तब उसकी टेबल बना के देख ले कि कंपनी पब्लिक लिस्टेड हुई तो कंपनी का क्या हाल है। आइए हम ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ने एंट्री ले ली है और पब्लिक को मिल रहे हैं 2000 शेयर्स, यानी कि 2000 शेयर्स कंपनी पब्लिक में बेच रही है फंड रेज करने के लिए। अब जैसा कि कंपनी पूरे देश भर में फैलना चाहती है, यानी कि कंपनी की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, कंपनी काफ़ी एक्सपैंड कर चुकी है पहले ही और इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ को हासिल किया है। तो इस कंपनी की जो पर शेयर कॉस्ट पब्लिक आने से पहले 50 थी, अब जब ये कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो रही है, यानी कि जब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, इसकी पर शेयर की कॉस्ट हो गई आपकी 500 रुपये। 500 500 500 500 500। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 टू 10 और 5 0, यानी कि लगभग 10 लाख रुपए कंपनी पब्लिक से रेज कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अब 10 लाख रुपए जब ये कंपनी रेज कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इसका मतलब कि इस कंपनी का मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। अब देखिए इन सब को कितना फायदा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो राजू की तो जो मार्केट में शेयर की वैल्यू लगेगी वो कितनी लगेगी, देखिए 25 और यहाँ 5 0, 1 2 3 4 5, 25 लाख रुपए इसके भी हो जाएंगे 25 लाख रुपए, यानी कि राजू और दीपक के 5000 रुपए हो चुके हैं 25 लाख रुपए। एंजल इन्वेस्टर्स के हो जाएंगे 10 लाख रुपए, यानी कि इसके 20,000 रुपए, यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स की 20,000 रुपीज हो चुकी है 10 लाख रुपीज। इसको बोलते हैं ग्रोथ। अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो आपकी ग्रोथ कैसी होती है देख लीजिए। इसकी हो जाएगी 10 लाख रुपीज और पब्लिक से तो 10 लाख रुपया रेज ही किया गया है, 10 लाख। फेस वैल्यू सेम रहेगी, फेस वैल्यू मार्केट कैप पे डिपेंड नहीं करती है, ये मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिमांड पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, मेरा मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे फेस वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो जा रही है, पेड अप कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जा रहा है 5000, ये हो जा रहा है 5000 और ये हो जा रहा है आपका 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, यानी 10,000, यानी कि 16,000 अभी तक हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, अब आइए इनके शेयर की परसेंटेज को देख लेते हैं। आइए, तो इनकी हो गई 31.25%, दीपक की भी हो गई है 31.25%, एंजल इन्वेस्टर इनकी हुई है 12.5%, वीसी की भी हुई है 12.5%, वीसी की भी हुई है 12.5% और पब्लिक को भी मिला है 12.5%। तो पब्लिक में 12.5% अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने के बाद इस कंपनी को मिल गए हैं 10 लाख रुपए, जिससे ये अपने बिजनेस को अब एक्सपैंड करेगी। तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, टोटल पेड अप कैपिटल हो गई 16,000 और टोटल पेड अप शेयर्स हो गए कितने हो गए 10,000, 16,000, यानी कि अभी भी 4,000 शेयर्स बच रहे हैं जो कंपनी फ्यूचर में फिर कभी रेस करेगी फंड रेस करने के लिए। दोस्तों, अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करके पब्लिक से तो फंड रेस कर लिए है,
अब कंपनी के पास जो और शेयर्स बच रहे हैं उसे कंपनी अब कैसे लॉन्च करेगी फंड रेज करने के लिए। तो इसके लिए कंपनी लॉन्च कर सकती है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके जरिए जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो वापस से फंड रेज कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि कंपनी पब्लिक लिस्टेड क्यों होती है और कब होती है और कैसे होती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी समझने में डाउट हुआ है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं वहाँ आपको रिप्लाई देने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड होना जारी रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुक गए ना तो सच में आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो और आपको भी सीखने की भूख है और मुझे भी सिखाने की भूख है। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा। और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर ही कर ले। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।